सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट कार्यक्रम चर्चा चौपाल से। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जो एक हस्ती जुड़ी हैं, इनका नाम है राजेश्वरी मेनन जी। ये क्लासिकल डांसर हैं, 35 साल से अपनी फील्ड में काम कर रही हैं और हाल ही में इन्हें कई बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा गया है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, बताइए कैसी जर्नी रही। क्लासिकल डांस तो आज के टाइम पे माना जाता है कि नई पीढ़ी जो है वो जुड़ती नहीं है क्लासिकल डांस से, और आपने इस फील्ड में 35 साल लगा दिए हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, लगातार इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। और मैं चाहूंगा आप शुरू करें शुरुआत से कि कहाँ से आप इस फील्ड से जुड़ी। मैं जब 3 साल की थी तब से मैंने डांस लर्न करना शुरू किया है। अभी भी लर्न ही कर रही हूँ। और मेरे गुरुजी ये मेरी बहुत अच्छा क्या कहते हैं, वेरी गुड फॉर्चून दैट आई हैव गॉट मेनी गुड गुरुज। बहुत अच्छे अच्छे नाम, बहुत बड़े बड़े गुरुओं से मुझे सीखने का मौका मिला। एंड बस वहीं से मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया। हालांकि आई यूज्ड टू वर्क विथ टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन फिर मेरे को लगा कि मैं डांस को इतना टाइम दे नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम आई गॉट इनटू डांस। तो आपने मतलब डांस के लिए अपनी एक जॉब छोड़ी, वो भी टाटा के जी साथ। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपने ली है इस फील्ड में, कोई डिग्री कोई कोर्स, क्योंकि आई एम श्योर कि सिखाया आपने, सीखा तो होगा कहीं ना कहीं से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में तो मैं गुरु मोहिनी शानबाग से मैंने शुरू किया। सबसे पहले मेरे गुरुजी थे गुरु जयशंकर मेनन। वो बहुत ही इंडिया के बहुत ही फेमस भरतनाट्यम आर्टिस्ट हैं। दूरदर्शन के एकदम सीनियर आर्टिस्ट हैं वो। फिर उसके बाद गुरु मोहिनी शानबाग जी, उनसे भी मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैंने गुरु वी कृष्णमूर्ति, कला क्षेत्रा फेम, बहुत ही फेमस हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही इज वेरी फेमस, known for his vocal music and doing the jatis and all and natwangam। उनसे मैंने सीखा। एंड फिर मोहिनीअट्टम, मैंने वर्ल्ड फेमस मोहिनीअट्टम गुरु, दैट इज मदर ऑफ मोहिनीअट्टम गुरु, उनसे सीखा, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा जी से। और फिर उसके बाद मैंने कलाश्री कलामंडलम राधा महाराज जी से मोहिनीअट्टम कंटिन्यू किया। तो यही मेरा जर्नी रहा और इन लोगों ने ही मुझे इनफैक्ट इंस्पायर किया कि मैं इस फील्ड में ही रहूं। मैम, कितना मतलब समय लगता है, बिकॉज डांस एक आर्ट फॉर्म है जो मुझे लगता है फिजिकली और मेंटली दोनों तौर से चैलेंजिंग रहता है, तो किस तरह से मतलब मैनेज कर पाए आप, और कितना समय लगा, क्या क्या चैलेंजेस थे लर्निंग पीरियड में। लर्निंग के लिए बहुत चैलेंजेस थे। उस टाइम में भी प्रेशराइज तो था हमारे पर कि आजकल के जैसे बच्चों को फैसिलिटी है वैसे नहीं था। बहुत दिक्कत लेनी पड़ती, बहुत तकलीफों से हम लोग सीखे थे। गुरुजी भी बहुत एफर्ट डालते थे सिखाने में। और गुरुजी तो ऐसे थे कि बस आ गए, कभी 7 बजे के टाइम पे, कभी 8 बजे पहुंचते थे। लेकिन हमारे घर का ये एक परंपरा था कि गुरु आए हैं तो फिर उनको बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। जैसे आजकल के बच्चों को इतना है नहीं गुरुओं से वो एक लगाव, या फिर मे बी जनरेशन गैप है। लेकिन हमारे जो घर का परंपरा था कि नहीं, गुरु आए तो गुरु वो जो जो बोलते वही करना है। तो वो एक ना बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग भी बन जाता है गुरुओं के साथ। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। मेरा तो ऐसे रहा था, ऑफिस से आकर फिर डांस क्लास होता था, 2-2 घंटे होता था। उसके बाद रात के 9-10 बजे तक क्लास होता था। तो हम लोग कभी उसके लिए मना नहीं करते थे। मेरा तो ये भी हुआ है कि एक बार गुरुजी के एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस था, तो उस टाइम मेरा बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, लेकिन जिसका परफॉर्मेंस था उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। बस गुरुजी ने फोन करके ये बोल दिया कि आपको करना है प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले का ये था, परफॉर्मेंस था। और सारी बातें फोन में समझाई, ऐसे ऐसे करना है। तो वो एक बॉन्डिंग जो था ना, वो आजकल के बच्चों में बहुत कम है। एंड आजकल के बच्चे कमिटेड नहीं है, दैट इज मल्टीटास्किंग करना नहीं पसंद करते बच्चे। एक कंफर्ट जोन है उनका अपना, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन हमारा ऐसा नहीं था, हम लोग तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट डालते थे अपनी तरफ से। ये एक डिफरेंस मैं बहुत देख रही हूँ। मैम, जनरेशन में तो काफी डिफरेंस आ गया। आपने बताया एक जनरेशन गैप है जिसकी वजह से
लोग अब आजकल के जो बच्चे हैं वो चीजों को उस तरह से नहीं उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना पहले की जनरेशन में लोग लिया करते थे। और हाँ जी। शायद यही एक कारण है कि टैलेंट जो सीखने के बाद एक टैलेंट आता है जो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस में नजर आता है, चाहे वो डांस हो या और भी फील्ड हो, वो अब देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे बहुत लिमिटेड हो गया है। अगर हाँ बॉलीवुड की ही बात कर लें तो पहले जिस तरह के एक्टर्स आते थे, एक्ट्रेस जो होती थी हेमा मालिनी से लेके मीनाक्षी तक, वो सब एक से क्लासिकल डांसर ट्रेंड होती थी। और आजकल तो ऐसा नहीं देखते हैं। सेम सिंगिंग में भी देखते हैं, पहले तो ऐसा लगता था कि 5 6 7 सिंगर डोमिनेट करते थे इंडस्ट्री में, आजकल 1 2 नाम ही डोमिनेट करते हैं। सेम एक्टिंग में भी तो जो एक वर्सटैलिटी थी, एक डाइवर्सिटी थी, वो अब कम हो गई है, ये शायद इसी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक बात है कि आजकल बच्चों को क्या सब इंस्टेंट चाहिए, उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए उनको। लेकिन ऐसे नहीं है। जो क्लासिकल डांस है वो उसका बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप क्लासिकल डांस, कोई भी क्लासिकल फॉर्म हो, डांस हो, म्यूजिक हो, क्लासिकल अगर सीख लें तो उनका इतना पक्का बेस हो जाता है कि वो दुनिया का कोई भी डांस कर सकता है। म्यूजिक भी ऐसा ही है, क्लासिकल म्यूजिक जिसने सीख लिया ना वो कोई भी टाइप ऑफ म्यूजिक वो अडेप्ट कर सकता है। लेकिन आजकल अच्छा के मैम, बच्चों में ये आ गया कि हिप हॉप आ गया, वो आ गया, ये आ गया, लेकिन उसमें नहीं है वो। इट इज मोर ऑफ एक्रोबैटिक डांस। होगा उसमें भी, अच्छी बात है, नहीं मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो डांस, क्लासिकल डांस का जो बेस है ना वो और किसी भी आर्ट फॉर्म में नहीं मिलता। मैम अब मैम एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने जो सीखा कहाँ कहाँ पे सीखा, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में सीखा, किस जगह पे थे, थोड़ा उनके बारे में बताइए। और वहां का सेटअप किस तरह, एक डांसिंग स्कूल का सेटअप किस तरह से होता है? नहीं, उस टाइम में ना डांसिंग स्कूल का ट्रेंड नहीं था। अच्छा गुरुजी अच्छा। घर आके सिखाते थे। अच्छा, आपने घर पे घर ट्रेनिंग ली आके सारी? सिखाते थे कि हम गुरुजी के घर जाके सीखते थे, उस टाइम का ट्रेंड ऐसे था। ओके ओके। हाँ। तो तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें तो बहुत ही बेनिफिट हुआ क्योंकि हमें पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता था। आजकल तो क्या हम्म है, सब इंस्टा में रील डालने के लिए पता नहीं इतने सारे बच्चों को खड़ा कर देते हैं, और सबको पता नहीं आगे जो थोड़ा अच्छा करते हैं उनको खाली आगे रख के बाकी बच्चों को कॉपी करने। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था, इंडिविजुअल अटेंशन मिलता था। शायद इसी वजह से आज भी इस एज में भी आई एम एबल टू डांस फॉर 2 hours ऑन स्टेज विदाउट एनी प्रॉब्लम। हम्म। तो वो क्योंकि आपने बेसिक आपका अच्छा रहा उस टाइम पे, आपके गुरु ने आपको अच्छे से सिखाया बिल्कुल। और अटेंशन दी, बेसिक बेसिक। क्योंकि जब हम एक ग्रुप में और बड़े बैच में हम सीखते हैं तो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाता, और हाँ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं। तो हाँ अगर बिल्कुल। आप उन्हें अलग अलग एड्रेस नहीं करोगे, उन पे अलग अलग तरीके से काम नहीं करोगे, तो वो फिर इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे नहीं लगता कि इतनी हाँ हाँ आसानी से या सही तरीके से रेक्टिफाई होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि हमने ग्रुप में भी किया है, ऐसे नहीं है कि सोलो खाली किया, ग्रुप में भी किया है हमने। ग्रुप प्रोडक्शन भी हमारा बहुत होता, बहुत सारे बैले किए हैं हमने गुरुजी के साथ। तो उसमें भी क्या होता था, उसमें भी हमें एक एक स्टूडेंट को इतना परफेक्ट करते थे गुरुजी कि हमें लगता नहीं था कि हम ग्रुप में कर रहे हैं, हमें लगता था कि हम ही अकेले स्टेज में हैं, क्योंकि इतना बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया था। एंड वही जो जो जैसे गुरुजी ने मुझे सिखाया, वही मैं अपने क्लास में भी, अपने इंस्टीट्यूट में भी मैं वही अप्लाई करती हूँ मैं। तो आजकल मैं ये अभी होता आपने है। बैले का नाम आपने अभी बैले का नाम लिया, तो बैले तो जहां तक मेरी नॉलेज है कि वेस्टर्न डांस ऑफ स्टाइल है। नहीं नहीं, क्लासिकल जो क्या कहते हैं, नृत्य नाटिका जो होती है, वो सब हमने, ओके। जैसे रामायण के ऊपर बैले किया हुआ है। अच्छा अच्छा। रामायण के ऊपर और शिव पुराण के ऊपर, ऐसे हम्म। अमृत मंथन के ऊपर, ये सब हमने बहुत किया है। मैम तो अच्छा, उसमें जैसे आप भरतनाट्यम करते हैं तो भरतनाट्यम में भी क्या अलग अलग जॉनर होते हैं उसके अंदर भी, विद इन दी भरतनाट्यम सेगमेंट, या वो एक टोटल कंप्लीट आर्ट फॉर्म है जो एक ही तरह से काम करता है? हाँ जी, आई कैंट गेट यू, सॉरी। मैम मेरा सवाल था कि जैसे भरतनाट्यम है, तो क्या भरतनाट्यम में भी ऐसा होता है कि एक अलग अलग स्टाइल विद इन भरतनाट्यम भी होता है, या वो कंप्लीट एक अपने आप में पूरा फॉर्म है? जैसे म्यूजिक में जैसे घराने हैं, जैसे भरतनाट्यम में भी अलग अलग स्टाइल है। ओके। जैसे पंदनल्लूर स्टाइल हो गया, जैसे हम्म कलाक्षेत्र बानी हो गया, और जैसे तंजावुर स्टाइल हो गया। ऐसे बहुत अलग हम्म अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं।
लेकिन सबका बेस तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन वो प्रोडक्शन का एंड जैसे स्टेप्स वगैरह का स्टाइल वे थोड़ा ऑफ डिफरेंट, प्रेजेंटेशन शायद थोड़ा बहुत अलग होता होगा, लेकिन बेस सेम रहता बेस है। सेम, ओके, बेस सेम। बेस सेम क्योंकि रहता वही हम लोग है। अच्छा नाट्य मैम शास्त्र इसमें ही फॉलो करते हैं सब, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हम्म, इधर उधर डिफर करता है। ओके। अच्छा आप क्योंकि आप सिखा रही हैं, तो आप मतलब भरतनाट्यम सिखा रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, कोचिंग कर रही हैं, कितने समय से आप कोचिंग कर रही हैं? मेरे को तो 35 इयर्स हो गए। अच्छा, कोचिंग करते हुए आपको 35 ईयर्स हो गए? अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। तो अभी तक 35 ईयर्स तो मतलब एक पूरा एक दो जनरेशन देख ली आपने सिखाते सिखाते। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जो अभी आपने काफी हद तक बताया कि ये उतने सीरियस नहीं लेते हैं टीचर्स को, बट जैसे कि एक जनरल परसेप्शन है कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो चीजों को जल्दी से पिक कर लेती है, जल्दी सीख लेती है, आईक्यू उनका ज्यादा अच्छा है। तो क्या हाँ इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? हाँ, एग्री तो करती हूँ मैं, क्योंकि आजकल के बच्चे, क्योंकि ना उनको एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे टाइम ओके। पे बहुत लिमिटेड था, कुछ नहीं था। आजकल के बच्चे तो हम्म यूट्यूब खोलते थे और जल्दी वहां से कुछ ना कुछ डाउट होता है, या फिर गूगल से डाउट क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ये है, आजकल के बच्चों में बहुत इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि वो वर्क नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस, एक्चुअली दैट इज द मेन थिंग। दे डोंट वांट टू हम्म प्रैक्टिस, दे डोंट वांट टू टेक एफर्ट। जैसे प्रोग्राम हो गया, हम्म प्रोग्राम खत्म होने के बाद छुट्टी, फिर क्लास के लिए तो एक एक महीने छुट्टी कर लेते हैं, क्लास में ही नहीं आते। तो वो डेडिकेशन नहीं है आज के बच्चों, आजकल के बच्चों में। ये मैंने तो देखा है। डेडिकेशन 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 डिसिप्लिन बहुत भी नहीं है, कम मुझे है, लग रहा है। डिसिप्लिन नहीं हम्म है आजकल के बच्चे, ये है। हम्म हमारा तो ये होता था ओके। कि जैसे एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो वी स्टार्ट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट फॉर द प्रोडक्शन के नेक्स्ट, लिए यस। क्या करना है, नए आइडियाज ढूंढने। आजकल के बच्चे में वो नहीं है। दे हम्म टेक थिंग्स वेरी लाइटली। ओके। देखिए मैम, अब जैसे अब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो सोशल मीडिया पे जैसे वो टाइम स्पेंड करते हैं तो डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं पेरेंट्स की और सोसाइटी की। इवन जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं वो भी यही मानते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया है। लेकिन जी, वही सोशल मीडिया कई बार ऐसा देखा गया है कि अवेयरनेस का एक टूल भी बन जाता है। और बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरह से आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके भी अलग अलग फील्ड की तरफ जाते हैं। जैसे राइटिंग की तरफ, अभी दिल्ली में बुक फेयर लगा हुआ था, तो इस बार जो बुक फेयर में यूथ आया उसकी जो नंबर था वो पिछले बार से ऑलमोस्ट डबल था। तो यूथ जो है वो फिर से बुक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सेम क्या हम भरतनाट्यम या डांस फॉर्म्स के लिए भी कह सकते हैं कि जो यूथ है वो दोबारा से अट्रैक्ट हो रहा है? हाँ, काफी हद तक है। मैं वही कह रही हूँ, सोशल मीडिया का ना प्लस एंड माइनस दोनों है। तो ये दोनों। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उनको समझाएं कि उसमें से खाली अच्छा ले। ये नहीं कि तुम ओके। क्वालिटी टाइम अपना, मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड नॉट स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। हम्म क्योंकि बच्चे इतने, और बच्चों को बोल के भी फायदा नहीं है, उनके इतना स्टडी का लोड जो है वो भी इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब तो आगे एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होने वाला है, क्योंकि सारा स्किल बेस्ड होने वाला है। तो हम्म वो भी उनको अफेक्ट करेगा। तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, यू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया, यू लर्न फ्रॉम इट, बट ये नहीं कि उसे कॉपी करना है। आजकल क्या हो रहा है, हम्म कंपटीशन के लिए क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में जो है, जो यूट्यूब में, उसको देख के कॉपी करते हैं। तो कॉपी करना और सीखना बहुत अलग बात है, दोनों हम्म दोनों बहुत ही अलग बात है। कॉपी तुम कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके कर लो, तुम्हें प्राइज मिल गया, इट इज नॉट डन। जो आप सीखते हो प्रॉपरली, वो जिंदगी भर याद रहता है। हम्म जो कॉपी करके ओके। सीखते हो, करते हो, परफॉर्म करके आते हो, वो 2 दिन में भूल जाएंगे। आपको खुद से अपना बेस सीख के, जो आइडिया है अपना आइडिया लेके और बेस के फॉर्म में आपको खुद एक नई चीज लेके आनी चाहिए ताकि वो आप कर पाओ। ओके मैम। हाँ बिल्कुल। इसमें मैम अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा समय और। तो जैसे आप 35 ईयर से आप टीचिंग में हैं, अभी सिखा रहे हैं, और आपने बताया कि सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव साइड भी है कि अब नया यूथ भी इन्फ्लुएंस होके वापस आ रहा है इस तरह से। तो हम देखते हैं कि अक्सर गवर्नमेंट भी हमारी जो कल्चर है, इस तरह के डांस फॉर्म, म्यूजिक है, आर्ट है, उसको प्रमोट करने की कोशिश करती है। तो आप क्योंकि इतने लंबे समय से टीचिंग में हैं, तो आपने क्या एफर्ट देखे हैं हाल फिलहाल में, और क्या एफर्ट पहले होते थे?
दोनों में एक तो डिफरेंस बताइए मुझे, और क्या ये एफर्ट उतने इफेक्टिव हैं जमीन पर जो गवर्नमेंट एफर्ट करती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आजकल तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं खुद सीसीआरटी से जुड़ी हुई हूँ, सीसीआरटी के पैनल में हूँ, तो उनको बच्चों को ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो उससे ना बच्चों का थोड़ा एंथुजियाज्म बढ़ जाता है, उनकी ना ये इच्छा बढ़ जाती है कि हाँ मुझे भी ये स्कॉलरशिप चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है तो फिर उसको बहुत ये मिल जाता है, क्या कहते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं उसको कॉलेज में एडमिशन के लिए, एंड इट इज वेरी वैल्यूएबल आल्सो। लेकिन हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल था, बहुत ये था, एंड उस टाइम लिमिटेड सोर्सेस बहुत लिमिटेड थे। जब आपने पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम और आज के में कुछ डिफरेंस आप ये विद एग्जांपल अगर बता पाए, कुछ स्कीम्स ऐसी? हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस उस टाइम इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल गवर्नमेंट की तरफ से ही कल्चरल इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने का काफी स्कीम्स आए हैं। अभी सीसीआरटी का ही ले लीजिए, वो इतना, जैसे जो डाइंग आर्ट फॉर्म्स जिसे कहते हैं उसको बहुत प्रमोट करते हैं वो लोग, एंड उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को खुद लगता है कि नहीं हमें आगे आना चाहिए, और ऐसे बच्चों को हम सिलेक्ट करते हैं जो बहुत बैकवर्ड इसमें हो, फैमिली से भी उनका जो हो, कहते हैं जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, उनको भी हम बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सीसीआरटी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस मामले में, एंड बहुत डिजर्विंग बच्चों को देते हैं ये स्कॉलरशिप। ये नहीं कि वहां पे कोई कुछ नहीं चलता, किसी का इसका स्टूडेंट है, फलाने का स्टूडेंट है, ऐसे कुछ नहीं चलता। सीसीआरटी में बिल्कुल टैलेंट के बेस में ही स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छी बात है, आप इस तरह की एक संस्था से जुड़े हुए हैं और इस फील्ड में इतना काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, और डाइवर्सिटी सिर्फ रिलीजन में या खाने पीने में नहीं है, वो डाइवर्सिटी कल्चर में और आर्ट फॉर्म्स में भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह की आर्ट है, अलग अलग तरह का म्यूजिक है, और वो सब अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके द्वारा भी हम कई कई नई चीजें, कई कई नए एक्सपेक्ट अपने लाइफ में सीखते हैं, क्योंकि जो आर्ट है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको परफॉर्म करने के लिए है या आपको स्टेज देने के लिए है या शो करने के लिए है, आप अपने अंदर भी उससे काफी कुछ सीखते हैं अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है क्लासिकल डांस में, ये होता है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, और सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है बच्चों में, वो बहुत ही हर चीज में उनको हेल्प करता है। एक लास्ट मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, जो सीखना चाहते हैं कि किस तरह से उन्हें अगर कोई सीरियस सीखना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो उन्हें लेने चाहिए, किस एज से शुरू करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए क्या राय देंगे, ताकि अगर कोई हमारा दर्शक देख रहा है जो चाहता है क्लासिकल डांसिंग में आना, भरतनाट्यम में आना, तो उसे एक मतलब एक रास्ता मिले, एक सजेशन मिल जाए कि हाँ इस तरह से मुझे अपने इस लर्निंग को या हॉबी को आगे लेके जाना, ताकि मैं इसे प्रोफेशन में बदल पाऊं। मैं ये बच्चों को, आजकल के बच्चों को एंड पेरेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि एक अच्छा गुरु ढूंढे, और ये मत, गुरु को ये मत कहना कि मेरा बच्चा इतनी जल्दी स्टेज में जाए या फिर स्टेज में परफॉर्म, डोंट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि क्लासिकल डांस ना एक तपस्या ही होती है, एंड इसका लर्निंग प्रोसेस ऐसे है कि यू आर लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। जैसे समुंदर से पानी आप खत्म कर सकते हैं, वैसे नहीं ना, उसी तरह है क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक, दोनों ऐसे ही है कि जितना आप सीखेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और मैं ये बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि आप अगर सीख भी रहे हैं, सीखना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा टाइम आप अपना एक आधा घंटा आप डेली, आप अगर आप प्रैक्टिस के लिए आप अपना निकालेंगे, तो डेफिनेटली आपका ना एक स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, एंड यू कैन टेक इट इनटू आवर नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में आप, जैसे आजकल तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, स्कूल्स में भी क्लासिकल टीचर्स का बहुत डिमांड हो गया है, स्कूल्स कर सकते हैं अपना क्लास, खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, एंड काफी प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लासिकल बेस्ड चाहते हैं, कि क्लासिकल डांस चाहते हैं, तो वो हमारे एक इंडिया का कल्चर का भी एक ये होता है। और आजकल कल्चरल मिनिस्ट्री का भी इतना स्कीम्स आया है कि बच्चों को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जो हमारे टाइम में बहुत कम था। ठीक मैम, आपने, मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बता दी कि एक तो रेगुलर प्रैक्टिस, और दूसरा ये कि जो माइंडसेट है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि
जो इस तरह की आर्ट फॉर्म्स होती हैं वो एक समुद्र की तरह होती हैं और आप उसमें से बस एक बूंद भर ही ले सकते हो। तो अगर इस माइंडसेट के साथ जाया जाए कि मुझे मास्टर नहीं बनना है, मुझे लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट ही रहना है, मुझे सीखते बिल्कुल रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, तो मुझे लग रहा है कि अगर इस माइंडसेट से जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। बजाय इसके कि बिल्कुल आप ये सोचो कि मैं 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करके मैं मास्टर बन जाऊं, तो शायद वो आर्ट फॉर्म में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, आपने अपना थैंक यू समय सो दिया। मच। आगे भी कुछ अगर इस तरह का विषय आता है तो आपसे जुड़ते रहेंगे। नमस्कार। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने पूछे। आई होप बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत अच्छा मैसेज आपने भी दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।